जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तुम्हें तो समझना होगा ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आखिर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सब कुछ अगर हमने अर्थशास्त्र के अर्थ को समझ लिया, हमने समष्टि अर्थशास्त्र को समझ लिया, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है तो वो भी समझना है, क्योंकि वो भी हमारे कोर्स का ही हिस्सा है। देखिए, अर्थशास्त्र की दो बुक है आपके पास, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि को मैंने पिछले 29 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दिया और व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी मैंने 25 वीडियोस का टारगेट रखा है, जहां कंप्लीट हो जाएगा। मतलब विदिन इस जून में आपका व्यष्टि भी कंप्लीट होने वाला है। एक ऑलरेडी लेक्चर मैं दे चुका हूं, जहां पर आपको पार्ट 1 में मिला था अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, और आज मैं आपको बता रहा हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, विशेषता और क्षेत्र के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, आपको समझना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो वर्ड है, क्योंकि हिंदी में अर्थ समझे व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, तो इंग्लिश में अर्थ समझना हमारे पास बेटर होगा। तो जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड है, एक है माइक्रो, दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब तो समझते ही होंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना। किसका? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, जो ऑलरेडी मैंने अर्थशास्त्र में बताया, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है ना? ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो माइक्रो का मतलब होता है, ये शब्द आया है माइक्रो से। कहाँ से आएगा? माइक्रो से आया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है मिक्रोस, और इसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या हुआ? छोटा। छोटा, या यूं कहे इसका दूसरा मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। मतलब ये हुआ, अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें तो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत क्रियाओं का, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना। इसके अर्थ को यूँ समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को इस तरह समझिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत और सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करती हैं, कि अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली ऐसी समस्याएं जो छोटी छोटी होती हैं। छोटी छोटी उनका मतलब जो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर सकते, ग्रुप में, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था, राष्ट्रीय है, पूरे राष्ट्र की राष्ट्र ग्रुप होता है, रोजगार सब लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर पाई जाती हैं। जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, एक उपभोक्ता मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। एक उत्पादक का व्यवहार कैसा होता है, एक फर्म का व्यवहार कैसा होता है, लाभ की गणना कैसे करते हैं, किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो जब हम व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं ना अर्थव्यवस्था में, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसी चीज़ को प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी एक्सप्लेन किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों का, उनके व्यवहारों का, उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब साफ हुआ कि अर्थव्यवस्था में तमाम ऐसी समस्याएं मौजूद है, अवेलेबल है, जो व्यक्तिगत स्तर पर, सूक्ष्म लेवल पर पाया जाता है। अब बात यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर सूक्ष्म लेवल पर अध्ययन करती हैं तो किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगी, और उस अध्ययन करने की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अध्ययन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो चीज़ें जो विशेष, जैसे एक उपभोक्ता के समस्याओं का अध्ययन करना, एक उत्पादक के समस्याओं का अध्ययन करना, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ होती हैं। फिर है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, जैसे एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे गए, बाजार कैसे कार्य करती हैं, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन करती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे हो। ठीक है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे, तो किसी वस्तु का, उसके पीछे कौन कौन से कारण है, रीजन, इन सब की बात करते हैं। अब बात होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, किन किन सिद्धांतों का, किन किन बातों का अध्ययन करते हैं।
तो जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला होता है इसमें मांग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र सबसे पहले उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता चाहता है कि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो, और उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि तभी होती है जब उपभोक्ता वस्तु को क्या करेगा? खरीदेगा। उपभोक्ता के द्वारा वस्तु को खरीदना उपभोक्ता का मांग कहलाता है। तो उपभोक्ता से जुड़ी हुई सभी चीज़ें हम मांग की अवधारणा के अंदर करते हैं। जैसे हम मांग क्या है, मांग की लोच क्या है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुष्टि क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है उत्पादन के सिद्धांत। एक उत्पादक क्यों व्यवहार कर, प्रत्येक उत्पादक का लक्ष्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए उसको उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन का संतुलन करना पड़ेगा, आगम की प्राप्ति करनी होगी, पूर्ति का विश्लेषण करना पड़ेगा, तमाम बातें होती है जिसके अंतर्गत करते हैं। फिर है कीमत निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि लाभ की प्राप्ति तभी होती है जब उचित कीमत पर वस्तुओं को सेवाओं को बेचा जाए। तो किस कीमत पर वस्तु और सेवाओं को बेचा जाएगा? तो वस्तु की कीमत निर्धारण कैसे होता है, जिसके लिए मांग और उत्पादन दोनों सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तो कीमत निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक काम करते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। साधन कीमत के साथ। अब उत्पादन का कार्य यूं ही नहीं होता। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन के बदले में किराया देना पड़ेगा। आपको पूंजी चाहिए यानी कि पैसे, तो पैसे एकत्रित करने के लिए आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा। आपको लेबर चाहिए, लेबर वो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? सैलरी या फिर बेस देना पड़ेगा। तो किराए का निर्धारण कैसे करना है, लाभ का निर्धारण कैसे करना है, मजदूरी या वेतन का निर्धारण कैसे करना है, ब्याज का निर्धारण कैसे करना है, इन सब बातों का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि ये सब व्यक्तिगत अध्ययन है। जब हम सभी साधनों को व्यक्तिगत एक ग्रुप में पढ़ेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का हो जाएगा, लेकिन जब अलग अलग पढ़ेंगे, किराए का अलग बारे में, श्रम का अलग पढ़ेंगे, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंग हो जाते हैं। अब बात होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्यों पढ़ते हैं, आवश्यकता ही क्या है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। हम केवल राष्ट्रीय आय, रोजगार का अध्ययन करके हम अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं समझ सकते। हमें इस बात का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो लोग हैं उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, उत्पादक जो व्यवहार कर रहा है, जो कीमत का निर्धारण कर रहा है, वो कैसे हो रहा है। आर्थिक समस्याओं का निर्णय अगर करना है, जैसे टैक्स का निर्धारण करना है, तो टैक्स का व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ता है, उत्पादकों पर क्या असर पड़ता है, इस बात का भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा। आर्थिक नीति, अगर हमें नीतियाँ तय करनी है, ठीक है। फिर व्यवहारिक आर्थिक ज्ञान, अगर आपको अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। व्यवहारिक मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो। पूंजी अतिवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पता चल जाता है। राजस्व के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और प्रबंध संबंधी निर्णयों को प्रयोग करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र हमेशा कार्यशील रहती हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें सब कुछ पता चलता है। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विश्लेषण की सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत लेवल पर अध्ययन करती है, तो इसकी सीमा तो यहीं पर आ गई कि इसके अंतर्गत हम पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर पाते, एक अधूरा चित्र प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल व्यक्तिगत मदों का, व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन करते हैं, और वो समस्याएं जो सामूहिक रूप से पाई जाती हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़ते। मतलब अगर हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है ना, समष्टि और व्यष्टि दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। केवल व्यष्टि करने से भी नहीं होगा, केवल समष्टि करने से भी नहीं होता है। ये वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है, अवास्तविक, सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अवास्तविक मान्यता है। जैसे ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, जबकि हमें पता है कि एक व्यक्ति से पूछो कि वो क्या करता है बता देगा, लेकिन जब ग्रुप में बात की जाती है ना तो बहुत सारे लोग बेरोजगार आता है, तो यहाँ पर मान्यताएं अवास्तविक हो जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होती हैं, ठीक है। अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, मेरी इनकम इतनी है, चलो ठीक है, तो राष्ट्र की इनकम से देश का पता चलता है, मेरे व्यक्तिगत इनकम से नहीं चलता है, तो यहाँ पर देश की इनकम के बारे में पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, क्या देश के सभी लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यह मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित है। यह निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सही नहीं होते, व्यक्तिगत रूप से बचत करना सही है।
लेकिन अगर पूरे अर्थव्यवस्था का हर एक व्यक्ति बचत करने लग जाए तो अर्थव्यवस्था में जो है पैसा अर्थव्यवस्था ना जाके सब सेविंग होने लगा, इससे अर्थव्यवस्था हमारी खराब होती है। मतलब जो चीज़ व्यक्तिगत स्तर पर सही है वो सामूहिक यानी कि संपूर्ण स्तर पर सही नहीं हो सकती, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर कुछ भी आपको डाउटफुल लगा हो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से मैंने आपको नोट्स भी दिया है, समझाया भी है, क्लियर होगा। फिर आपको लगता है कि कुछ रह गया डाउट जरा सा भी, देन आस्क, पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, बाय।